नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा दर्शन जो हमारा प्रश्न पत्र है शिक्षा दर्शन पर चर्चा करेंगे। शिक्षा दर्शन को शैक्षिक विचार और व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जो बीएड, डीएलएड, बीटीसी और बीए एजुकेशन, एमएड, एमए हर क्षेत्र में इसकी चर्चा होती है। और जो पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शनों में तीन दर्शन प्रमुख रूप से हैं: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। इन तीनों दर्शनों का, तीनों विचारधाराओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं कि क्या क्या तीनों में अंतर हैं, क्या क्या समानताएं हैं। तीनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आदर्शवाद, जिसको अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। आदर्शवाद जिसको अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडिया और इज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। आदर्शवाद के अगर प्रमुख विचारकों की बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो आदर्शवादी हैं, जिनको हम मान सकते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है सुकरात का, फिर प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिस्टे, हीगल, फ्रोवेल, शोपेनहावर और भारत के विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी, ये ऐसे दार्शनिक हैं जो आदर्शवादी दार्शनिकों की श्रेणी में आते हैं। फिर प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद जिसको अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं, प्रकृतिवाद के विचारकों में अगर बात की जाए तो अरस्तु, काम्टे, हॉब्स, डार्विन, लैमार्क, हक्सले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, बटलर, रूसो और भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये प्रकृतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए माने जाते हैं। और फिर प्रयोजनवाद जिसको अंग्रेजी में प्रैग्माटिज्म कहते हैं, प्रयोजनवाद के जो संस्थापक थे, जो इसके प्रमुख विचारक थे या प्रतिपादक थे, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स, ये प्रतिपादक थे प्रयोजनवाद के, ये थे। इसके साथ साथ सिलर महोदय थे, जॉन डीवी थे प्रमुख विचारकों में, और उनके शिष्य किलपैट्रिक, ये जो प्रयोजनवादी विचारधारा थे उनसे जुड़े हुए विचारक थे। अब अगर हम बात करते हैं आदर्शवाद से शुरू करें तो एक शब्द में, एक डिफिनेशन में पूरे आदर्शवाद को बांधना चाहें, आदर्शवाद के सिद्धांतों को बांधना चाहें तो कह सकते हैं कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को परमात्मा द्वारा निर्मित मानती है, ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और ईश्वर को श्रेष्ठ मानती है, ईश्वर को सत्य मानती है और भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। कहती है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और मनुष्य को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानती है, और कहती है कि इस जीवन का, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की या आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होनी चाहिए। ये आदर्शवाद कहता है। और इसी तरह अगर हम प्रकृतिवाद की चर्चा करें तो प्रकृतिवाद क्या कहता है कि इस ब्रह्मांड की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अणुओं और परमाणुओं के संयोग से हुई है इस ब्रह्मांड की रचना। प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही सत्य है, आत्मा एक चेतन तत्व है, आत्मा एक चेतन तत्व है और भौतिक जगत ही सत्य है, आध्यात्मिक जगत मनुष्य की कल्पना मात्र है। ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देती है प्रकृतिवाद, कहती है ईश्वर मनुष्य की कल्पना मात्र है और आत्मा को एक चेतन तत्व मानती है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जीव मानती है। हम प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो प्रकृतिवाद में वैज्ञानिक विचारधारा आती है और विज्ञान मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान की अगर बात की जाती है तो जो रसायन विज्ञानवादी प्रकृतिवादी हैं वो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मानते हैं, जो भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवादी हैं वो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ यंत्र मानते हैं, और जो जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी हैं वो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पशु मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवादी जो हैं वो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं। फिर प्रयोजनवाद की तरफ आते हैं
तो प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस संसार की उत्पत्ति पदार्थों के द्वारा मानती है, अणुओं और परमाणुओं के संयोग से मानती है, और इस भौतिक जगत को ही सत्य मानती है, आध्यात्मिक जगत को अस्वीकार कर देती है, ईश्वर को अस्वीकार कर देती है, और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानती है, और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। तो प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही माना गया है, और दोनों विचारधाराएं आध्यात्मिक जगत को और ईश्वर को नकार देती हैं। दोनों विचारधाराएं आध्यात्मिक जगत और ईश्वर को नहीं मानती हैं। अब हम ये तो तीनों की संयुक्त रूप से अलग अलग परिभाषाएं हो जाती हैं। एक, ईश्वर सब कुछ है, आदर्शवाद, ईश्वर श्रेष्ठ है, ईश्वर सत्य है, और दूसरा प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृतिवाद प्रकृति ही सब कुछ है, और प्रयोजनवाद समाज को सब कुछ मानता है। ठीक, ये तीनों में क्या अंतर हुआ? इसमें ईश्वर ही सब कुछ है, श्रेष्ठ है, सत्य है, ये वैचारिक जगत को, विचारों के जगत को सत्य मानती है, ये प्राकृतिक जगत को सत्य मानती है, और ये समाज को सत्य मानता है। ठीक, अब सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया, सिद्धांत आदर्शवाद का पहला सिद्धांत क्या हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। आदर्शवाद का पहला सिद्धांत, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। ठीक, प्रकृतिवाद का पहला सिद्धांत, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति ने की है, और इस प्रयोजनवाद का, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अणुओं और परमाणुओं के संयोग से हुई है। ठीक, इसके बाद अगर बात की जाए दूसरे सिद्धांत की बात की जाए तो भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आदर्शवाद क्या कहता है? भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। प्रकृतिवाद क्या कहता है सिद्धांतों में कि भौतिक जगत ही सत्य है, आध्यात्मिक जगत मनुष्य की कल्पना मात्र है। और प्रयोजनवाद क्या कहता है कि भौतिक जगत ही सत्य है, आध्यात्मिक जगत मनुष्य की कल्पना मात्र है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर श्रेष्ठ है। तीसरे सिद्धांत की बात की जाए तो ये कहते हैं ईश्वर सत्य है और श्रेष्ठ है। ठीक, जैसे पूरा आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर डिपेंड है। ठीक, तीन शब्दों पर। फिर ये क्या कहता है, प्रकृतिवाद क्या कहता है कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, ईश्वर केवल मनुष्य की कल्पना है। यही प्रयोजनवाद कहता है कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना मात्र है। फिर यहाँ आदर्शवाद क्या कहता है चौथे सिद्धांत में कि आत्मा ईश्वर का अंश है। हर जीव के अंदर आत्मा है और आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। ये कहते हैं आत्मा एक चेतन तत्व है। ठीक, आत्मा एक चेतन पदार्थ है। चारों के चार सिद्धांत हो गए, तीनों के। फिर ये कहते हैं कि मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आदर्शवाद क्या कहता है? पांचवा सिद्धांत, मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। प्रकृतिवाद क्या कहता है? मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पशु है या जीव है। ऐसे ही प्रयोजनवाद भी मनुष्य को इस संसार का श्रेष्ठ प्राणी, एक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी मानता है। ठीक, तो इसमें आप कह सकते हो कि तीनों विचारधाराएं जो हैं वो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं और कहती हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोच विचार कर कार्य करने की क्षमता ईश्वर ने, या जन्मजात ऐसी क्षमता लेकर वो आता है जो दूसरे जीवों से अलग हो जाता है, दूसरे जीवों से हटकर उसका व्यवहार होता है। फिर अगर बात की जाए तो ये बात करते हैं कि मानव जीवन का छठवां सिद्धांत आएगा, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति है। आदर्शवाद क्या कहता है? मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति है। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। ठीक,
और प्रयोजनवाद क्या कहता है? मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। फिर आदर्शवाद क्या कहता है? मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य इन्होंने क्या माना? आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, ये कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान आवश्यक है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव सबसे सुंदर है। यहाँ शिव का मतलब शंकर से नहीं है, यहाँ शिव का मतलब होता है परमात्मा से। आदर्शवादी क्या कहते हैं? परमात्मा सत्य है और वो सत्य है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है। ठीक, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्यम शिवम का ज्ञान आवश्यक है। ये कहते हैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए प्राकृतिक जीवन श्रेष्ठ है। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रकृतिवादी क्या कहते हैं? प्राकृतिक जीवन श्रेष्ठ है, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सही हैं। और ये क्या कहते हैं प्रयोजनवादी? कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सामाजिक अनुभव आवश्यक है, सामाजिक ज्ञान आवश्यक है। फिर ये बताते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए नैतिक गुणों का विकास आवश्यक है। ठीक, नैतिकता का विकास आवश्यक है। ये कहते हैं प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुकूल आचरण करना आवश्यक है। और ये कहते हैं कि सामाजिक कुशलता का विकास के लिए सामाजिक क्रिया में भाग लेना आवश्यक है। सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर ही सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास हो सकता है। ये इन तीनों विचारधाराओं के सिद्धांत हुए। टोटल कितने सिद्धांत हुए? टोटल 7 सिद्धांत होते हैं। ठीक, पहला सिद्धांत अब अलग अलग भी बता सकते हैं। पहला सिद्धांत आदर्शवाद की, हम केवल अब अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। आदर्शवाद कहता है इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति या रचना है, आत्मा ईश्वर का अंश है और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान आवश्यक है। सत्यम शिवम सुंदरम के ज्ञान के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। ठीक, ये इसका सिद्धांत हुआ। फिर प्रकृतिवाद के सिद्धांत की बात की जाती, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति ने की है। दूसरी चीज, भौतिक जगत ही श्रेष्ठ है, सत्य है, आध्यात्मिक जगत मनुष्य की कल्पना मात्र है। आत्मा एक चेतन तत्व है, मनुष्य संसार का श्रेष्ठ जीव है और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए प्राकृतिक जीवन सबसे श्रेष्ठ है और प्राकृतिक जीवन के लिए प्रकृति के अनुसार आचरण करना आवश्यक है। ठीक, फिर प्रयोजनवाद की बात करें, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अणुओं और परमाणुओं के संयोग से हुई है। भौतिक जगत ही सत्य है, इंद्रिय जनित जगत ही सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। और मानव इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है, श्रेष्ठ प्राणी है और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए सामाजिक कौशल का होना आवश्यक है, सामाजिक ज्ञान का होना आवश्यक है। और सामाजिक कौशल का विकास सामाजिक क्रिया में भाग लेकर ही हो सकता है। ये सबके सिद्धांत हो जाते हैं। अब सिद्धांतों की के बाद अगर बात करें तो उद्देश्यों की बात आती है। ठीक, उद्देश्यों में अगर आदर्शवाद के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य लगभग कुछ उद्देश्य हैं जो अलग हो जाते हैं, बाकी उद्देश्य लगभग समान होते हैं। ठीक, जहां आदर्शवाद के उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य है शारीरिक स्व का विकास करना, मतलब शारीरिक विकास का उद्देश्य।
दूसरा है मानसिक स्व का विकास करना, यानी मानसिक विकास का उद्देश्य। तीसरा है सामाजिक स्व का विकास करना, यानी सामाजिक विकास का उद्देश्य। फिर है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। फिर है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, नागरिक गुणों के विकास का उद्देश्य, जीविकोपार्जन के कौशल का विकास या जीविकोपार्जन के विकास का उद्देश्य, और अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, ये इसके उद्देश्य हो जाते हैं। प्रकृतिवाद के उद्देश्य की चर्चा की जाए तो पहला है मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तीकरण तथा उदात्तीकरण। प्रकृतिवादी कहते हैं कि मनुष्य की कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है जो जन्मजात उसके, अगर मैकडूगल की चर्चा की जाए, मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों की बात कही है कि जन्मजात कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो मनुष्य जन्म के साथ ही मनुष्य को प्राप्त होती हैं। शिक्षा को चाहिए मूल प्रवृत्तियों का विकास करे। इसके साथ साथ जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि मनुष्य शिक्षा द्वारा मनुष्य को जीवन संघर्ष के लिए तैयारी करना चाहिए। डार्विन कहते हैं, इसमें एक विचारक हैं डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा हाई स्कूल और इंटर के विज्ञान में। डार्विन ने कहा है सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जो संघर्ष करता है वही बचा है, उसी का अस्तित्व बचा है। अगर कोई भी जीव, कहते हैं कि इन वैज्ञानिकों का मानना है कि संसार का प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं और जीवित रहने के लिए प्रत्येक क्षण संघर्ष करते हैं, और जो इस संघर्ष में सफल होता है उसी का अस्तित्व बचा हुआ है। अगर वो संघर्ष में सफल नहीं होता है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसी को कहा गया है सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जो सर्वाइव करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसी का अस्तित्व है। तो जीवन संघर्ष की तैयारी, इसके साथ साथ पूर्ण जीवन की तैयारी, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य या पर्यावरण के अनुसार ढालने का उद्देश्य। लेमार्क कहते हैं कि जो जीव बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है उसी का अस्तित्व बचता है। अगर बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो शिक्षा को चाहिए मनुष्य को इस लायक बना दे। जैसे अभी हम बैठे हैं, हमको बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन गर्मी के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाओगे तो नहीं बैठ पाओगे। लेकिन अगर ढाल ले गए तो चाहे जितनी गर्मी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश के जवान जो हैं वो सीमा पर -40, 50, 55, 60 माइनस में रहते हैं और जीरो पर बर्फ़ जम जाती है। तो सोचो कितनी भयंकर ठंडी होती होगी। जो सियाचिन ग्लेशियर हैं, लेह लद्दाख सेक्टर हैं, तो वो भी तो रह रहे हैं, और हम थोड़ी ही ठंडी में प्लस में ही हमारी हालत ख़राब होने लगती है। तो क्यों हैं वो? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण जिराफ है। जिराफ का उदाहरण उन्होंने दिया कि जिराफ ने जब वनस्पतियाँ सूखा पड़ने के कारण नीचे की वनस्पतियाँ नष्ट हो गई तो जिराफ जो थे, इनके पूर्वज जो थे, वो पेड़ों की टहनियाँ अपनी गर्दन खींचकर आगे के पैरों को ऊपर उठाकर किसी तरह से पेड़ों की टहनियाँ पकड़ पकड़ कर खाते थे। और इस तरह से कई पीढ़ियों के बाद एक नई पीढ़ी का जन्म होने लगा जिसकी गर्दन लंबी होने लगी और आगे के पैर लंबे होने लगे। और जो जिराफ घोड़ों की तरह होते थे वो धीरे धीरे करके एक नई प्रजाति जिराफ के रूप में परिवर्तित हो गए। जिराफ को देखा, लंबी सी गर्दन, बड़ी बड़ी टांगें आगे की दोनों, तो ये एक नई प्रजाति पैदा हुई। ठीक, कई पीढ़ियों बाद ये परिवर्तन आ जाता है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य जिस तरह से, मनुष्य हो या कोई जीव हो, जिस तरह से संघर्ष करके उसने अपने जीवन का अस्तित्व बचाया है, वैसे ही संघर्ष की क्षमता अपने आने वाली संतानों में वो
हस्तांतरित कर देती है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है कि अगर आप बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते हो तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण डायनासोर है। मानव की उत्पत्ति से हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले डायनासोर पृथ्वी पर पाए जाते थे। मानव ने कभी डायनासोर नहीं देखा है, क्योंकि डायनासोर उत्पत्ति होकर नष्ट हो गए और उसके कई हजार साल बाद मानवों की उत्पत्ति हुई। तो डायनासोर पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीवों में गिने जाते थे, सबसे ताकतवर जीव होते थे, लेकिन फिर भी बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं सके और उनका अस्तित्व मिट गया। तो ये क्षमता का विकास करना, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, मूल प्रवृत्तियों का विकास करना, यही प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब प्रयोजनवाद के उद्देश्य की बात की जाए तो हमने चर्चा की है इसके पहले की वीडियो में कि प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं करता है। प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं करता है। क्यों नहीं निश्चित करता है? प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य क्यों नहीं निश्चित करता है? डीवी ने कहा है कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य मनुष्यों के होते हैं और हर मनुष्य के उद्देश्य अलग तरीके के होते हैं। जिस तरह से उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, ऐसे ही शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य पहले से सुनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहें तो शारीरिक विकास को ध्यान में रखा जाए, मानसिक विकास को ध्यान में रखा जाए, सामाजिक विकास को ध्यान में रखा जाए और नागरिक लोकतांत्रिक गुणों के विकास को ध्यान में रखा जाए। इसके साथ साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये अंतिम उद्देश्य हो सकता है। फिर अगर पाठचर्या की बात की जाए, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या होती है। ठीक, पाठचर्या में अलग अलग तरह से विषय रखे गए। आदर्शवाद में मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया। मानवीय विषयों पर बल दिया गया, मूल्यों पर आधारित विषयों पर बल दिया गया और मुख्य रूप से आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, संगीत आदि विषयों को आदर्शवादियों ने अपनी पाठचर्या में स्थान दिया। अगर प्रकृतिवाद की बात करें तो प्राकृतिक और वैज्ञानिक विषयों को इन्होंने पाठचर्या में स्थान दिया, जिसमें शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित और वनस्पति विज्ञान प्रमुख रूप से इसके विषय थे। वैज्ञानिक विषयों में यहाँ पर जो प्रकृतिवाद है वो किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और नीतिगत विषयों को अपनी पाठचर्या में स्थान नहीं देता है। प्रयोजनवाद की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित विषयों को पाठचर्या में स्थान मिला। ये भी आध्यात्मिक विषयों को पाठचर्या में स्थान नहीं देते हैं। पाठचर्या के बाद अब शिक्षण विधियों पर बात आती है। शिक्षण विधियों की अगर बात की जाए तो एक बात हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षण विधियां सबकी थोड़ी अलग थी। क्यों अलग थी? भाई शिक्षण विधियों में हम आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियों की बात करें तो सबसे पहली विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि एक दूसरे से प्रश्न पूछकर जहाँ पर शिक्षण का कार्य होता था। प्रश्नोत्तर विधि जो थी वो सुकरात की थी। इसके बाद संवाद विधि की बात आती है। संवाद विधि प्लेटो को थी। प्लेटो के संवाद जो थे वो विश्वविख्यात थे। ये सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। फिर आगमन निगमन विधि की बात आती है। आगमन व निगमन विधि अरस्तु की थी। प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात की थी। संवाद विधि प्लेटो की थी। आगमन निगमन विधि जो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु की थी। इसके साथ साथ तर्क विधि जो थी वो हीगल की थी। तर्क विधि हीगल की थी।
और निर्देशन विधि हर्बर्ट स्पेंसर की थी। खेल कूद विधि जो थी वो फ्रेवेल की थी। ठीक, ये प्रमुख विधियां थी आदर्शवाद की। अब प्रकृतवाद की विधियों की बात करें तो प्रकृतवाद में मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को स्थान दिया गया। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना। डाल्टन प्रणाली के जनक कौन हैं? मिस हेलन पर्कहर्स्ट। मिस हेलन पर्कहर्स्ट। डाल्टन विधि, किंडरगार्टन प्रणाली फ्रोवेल जिसके हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली मारिया मॉन्टेसरी जिसके प्रतिपादक हैं। ह्यूरिस्टिक प्रणाली आर्मस्ट्रांग जिसके प्रतिपादक हैं। तो ये शिक्षण विधियाँ यहाँ पर प्रकृतवाद में ये प्रमुख शिक्षण विधियाँ थी। प्रयोजनवाद की बात करें तो योजना विधि जिसके प्रतिपादक जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक महोदय थे। योजना विधि, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और एकीकरण द्वारा सीखना, ये प्रमुख शिक्षण विधियाँ प्रयोजनवाद में थी। अब शिक्षण विधियों के बाद अनुशासन की बात की जाए तो प्रभावात्मक अनुशासन की बात आदर्शवाद करता है कि हम जब शिक्षक का, विद्यालयों का वातावरण जो होगा वो अनुशासित होगा, प्रभावी होगा, तो उससे बच्चे प्रभावित होंगे और प्रभावात्मक शिक्षण विधि को स्वीकार करेंगे। एक नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करते हैं और अनुशासनहीनता होने पर दंड का प्रावधान भी आदर्शवाद में है, लेकिन किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड को महत्व नहीं दिया गया। अगर प्रकृतवाद में अनुशासन की बात की जाए तो मुक्तात्मक अनुशासन, स्वतंत्र वातावरण की बात करते हैं प्रकृतवादी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए पूर्ण रूप से बच्चे पर, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और अगर उसको उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है तो अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आएगी। मुक्त अनुशासन की बात करते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर सुख दुख, एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि सुख दुख का सिद्धांत किसका है, तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सुख दुख द्वारा अनुशासित होगा वो। अगर वो बुरा करेगा तो उसको दुख मिलेगा और जो अच्छा करेगा तो उसको सुख की प्राप्त होगी, और जब दुख मिलेगा तो वो कार्य करना धीरे धीरे छोड़ देगा और जो सुख मिलेगा वो कार्य वो करेगा। और फिर अगर कुछ गलत करता है तो प्रकृति उसको दंडित करेगी। प्राकृतिक अनुशासन की बात प्रकृतवादी करते हैं। फिर अगर प्रयोजनवाद की बात की जाए तो सीमित मुक्तात्मक, मुक्त करना चाहते हैं, बच्चों को स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं, लेकिन सीमित रूप से। कहते हैं स्वतंत्रता सही है लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए, वो नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं कि सामाजिक अनुशासन सबसे श्रेष्ठ है। अगर कुछ गलत करता है बच्चा तो समाज उसको दंडित करेगा। फिर अनुशासन के बाद बात की जाए शिक्षक की तो आदर्शवाद में शिक्षक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। शिक्षक शिक्षा का केंद्र होता था। अगर प्रकृतवाद की बात की जाए तो प्रकृतवाद में शिक्षक को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। रूसो शिक्षक की भूमिका को एकदम से नकार देते हैं, लेकिन अन्य प्रकृतवादी शिक्षक की भूमिका को थोड़ा स्वीकार करते हैं, लेकिन कहाँ? गौड़, यानी कि पर्दे के पीछे की भूमिका। प्रयोजनवाद में अगर शिक्षक की बात की जाए तो प्रयोजनवाद में शिक्षक को एक मित्र और सच्चे सलाहकार के रूप में स्थान प्राप्त है। शिक्षार्थी की बात की जाए तो शिक्षार्थी की जब हम बात करते हैं तो विचार व यहाँ पर बात करते हैं आदर्शवाद में विचारवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, नैतिक नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए और आदर्श केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी को यहाँ गौड़ स्थान प्राप्त था। लेकिन अगर प्रकृतिवाद की बात की जाए तो प्रकृतिवाद में विद्यार्थी शिक्षा के केंद्र में था, प्रमुख स्थान था। अगर हम कह सकते हैं कि सही मायने में मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ हुई शिक्षा के क्षेत्र में, तो मनोविज्ञान की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी करते हैं। प्रकृतिवादी बच्चों को केंद्र में रखते हैं। कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक मुख्य ना होकर शिक्षार्थी मुख्य है।
जो शिक्षा है, हमारा बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है, शिक्षा के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है, शिक्षा उसके लिए बनाई गई है। शिक्षा उसके विकास का साधन हो सकता है, ना कि वो शिक्षा के लिए है। फिर यहाँ शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार शिक्षा देने की बात की जाती है। और यहाँ भी शिक्षार्थी को मुख्य स्थान प्राप्त है, विशेष स्थान प्राप्त है, उसको उसके रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार सीखने का सुझाव दिया गया। विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय एक आदर्श स्थान होना चाहिए जिसमें आदर्श मूल्यों को मानने वाले हों और आदर्श मूल्यों की जिसमें स्थापना हो। विद्यालय के बारे में प्रकृतवादी कहते हैं कि विद्यालय प्रकृति की गोद में होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कृत्रिमता या बनावटीपन न हो। और प्रयोजनवादी कहते हैं विद्यालय में सभी प्रकार के संसाधन, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे प्रकाश की, हवा की, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान, यानी कि प्रमुख संसाधन होने चाहिए। विद्यालय के बारे में डीवी कहते हैं और प्रयोजनवादी कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, लघु केंद्र है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का होना आवश्यक है। ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन है। तीनों के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय है, कहाँ किस तरह से तीनों एक दूसरे से अलग हैं। एक ईश्वर को श्रेष्ठ मानता है, दूसरा प्रकृति को श्रेष्ठ मानता है, तीसरा समाज को सब कुछ मानता है। ठीक, इस तरह से ये तीनों विचारधाराएं हैं। फिर आगे के वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।